हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं जनक कुमार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग, ठीक है, या इसको एज हार्डनिंग भी बोला जाता है। तो ये हीट ट्रीटमेंट सीरीज़ का 8वां वीडियो है। इससे पहले मैंने 7 वीडियो बना रखा है, ठीक है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप प्रीवियस जितने भी हीट ट्रीटमेंट के वीडियोज़ हैं उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग, इसको एज हार्डनिंग भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपना जो डक्टाइल मेटल है या जो मैलेबल मेटल होते हैं ना, उसके स्ट्रेंथ और हार्डनेस को बढ़ाया जाता है इस हीट ट्रीटमेंट के थ्रू, है ना। जैसे कि आपका एल्युमिनियम का अलॉय हो गया, मैग्नीशियम, निकिल, टाइटेनियम अलॉय या कुछ स्टील है, इसका हम प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेन रिक्वायरमेंट क्या है, अगर आपको प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग करना है तो मेन रिक्वायरमेंट क्या है कि पहली बात तो प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग केवल अलॉय का हो सकता है, ठीक है। किसी प्योर मेटल का प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग पॉसिबल नहीं है। अब किस अलॉय का हो सकता है, तो उसका भी एक रिक्वायरमेंट है कि वो जो अलॉय है उसकी जो सॉलिड सॉल्युबिलिटी है ना, वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़नी चाहिए। सॉल्युबिलिटी बढ़नी चाहिए टेम्परेचर के साथ, और जब टेम्परेचर कम होती है तो सॉल्युबिलिटी उसकी घटनी चाहिए, ठीक है। तो वैसे अलॉय का ही हम प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम फेज डायग्राम से समझेंगे, ठीक है, ये जो सॉलिड सॉल्युबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है उसको, है ना। चलिए अब सीधा हम लोग आ जाते हैं उसी में। इसको एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। जो एल्युमिनियम होता है, जो प्योर जो एल्युमिनियम होता है ना, उसका जो स्ट्रेंथ होता है वो 100 मेगापास्कल होता है। लेकिन वही जो डुरालुमीन अलॉय है, एल्युमिनियम में अगर हम 4% कॉपर मिला देते हैं और उसका प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग कर देते हैं तो उसका स्ट्रेंथ आपका 500 मेगापास्कल हो जाता है, ठीक है। मतलब 5 गुना उसका स्ट्रेंथ जो है बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग से ये चीज़ पॉसिबल है। अब देखिए जो आपका प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग है उसको हम कौन कौन से अलॉय के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारे अलॉयस का लिस्ट दिया गया है। कॉपर और बेरिलियम अलॉय, कॉपर टिन अलॉय, मैग्नीशियम एल्युमिनियम अलॉय, एल्युमिनियम कॉपर और हाई स्ट्रेंथ एल्युमिनियम अलॉय। तो ये कितने हैं, 5 अलॉय है जिसका हम प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ऊपर में, जो फेज डायग्राम, ये जो फेज डायग्राम आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये आधा इस डायग्राम से छुप गया है। ये वाला जो डायग्राम है, इसमें देखो, ये आपका मान लीजिए ए और बी के बीच आपका फेज डायग्राम है, ठीक है। ये एक यूटेक्टिक फेज डायग्राम है, इसको याद रखिए, आइसोमॉर्फस नहीं है। आइसोमॉर्फस डायग्राम वो होता है जिसमें 100% सॉलिड सॉल्युबिलिटी होती है, ठीक है। ये यूटेक्टिक डायग्राम है, यहाँ पे ये यूटेक्टिक पॉइंट है। अब देखिए ये वाला जो रीजन है, ये ए वाला रीजन है, इधर ए ज़्यादा है ना, और इधर ये वाला बी रीजन है, यहाँ पे बी ज़्यादा है। तो ये ए में ये आपका कॉम्पोजिशन है, मान लीजिए यहाँ पे 10% बी है, 20-30, तो यहाँ पे 100% बी आपको मिल रहा है इधर साइड, है ना। अब यहाँ पे देखिए इस फेज डायग्राम में आपको 2 फेज दिखाई दे रहे होंगे। एक फेज़ ये अल्फ़ा है, इस तरफ अल्फ़ा फेज, ये रीजन में आपको क्या फेज़ मिल रहा है, अल्फ़ा फेज़ मिल रहा है, ठीक है। और दूसरा आपको इधर देखिए ये वाले रीजन में यहाँ पे आपको कौन सा फेज़ दिखाई दे रहा है, ये बीटा फेज़, ठीक है। तो जिधर ए ज़्यादा है उधर आपको अल्फ़ा फेज़ मिल रहा है और जिधर बी ज़्यादा है उधर आपको बीटा फेज़ मिल रहा है, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल ग्रुप में है, ए और बी को आप कोई मैटर समझो, ठीक है। अब देखिए हम प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग कैसे करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इस कॉम्पोजिशन का मैंने एक अलॉय लिया, ठीक है। मान लीजिए इसका कॉम्पोजिशन है A+, इसमें A+ 5% बी, ठीक है, ये अलॉय है मान लीजिए। मतलब 95% ए है और 5% बी है मान लीजिए उस अलॉय में, है ना। अब मान लीजिए हम इस अलॉय को, अब प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग की बात करें, अब हम इस अलॉय को क्या कर रहे हैं भाई, हीट करेंगे। प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग में जो पहला स्टेप होगा वो क्या होगा, हीटिंग होगा, ठीक है। हीटिंग कब तक होगा, हीटिंग अप टू सिंगल फेज, मतलब आपको तब तक हीटिंग करना जब आपको सिंगल फेज नहीं मिल जाता, ठीक है। तो यहाँ देखिए इस लाइन के नीचे आपको, ये जो लाइन दिख रही है ना, इसके नीचे आपको 2 फेज मिलते हैं, अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। इधर आपका क्या फेज़ है, अल्फ़ा फेज़ और बीटा फेज़, ठीक है। तो सिंगल फेज़ कहाँ है आपका, ये वाला जो रीजन है यहाँ पे अल्फ़ा फेज़ है। तो आपको इस अलॉय को आपको हीट करना पड़ेगा इस टेम्परेचर तक, ठीक है। यहाँ पे T0 टेम्परेचर है, मतलब यहाँ तक आपको हीट करना पड़ेगा। तो जब आप यहाँ तक हीट करोगे तो आपको कौन सा फेज़ मिल गया, अल्फ़ा फेज़, मतलब सिंगल फेज़ आपको मिल गया। तो पहला स्टेप क्या होगा, हीटिंग अप टू सिंगल फेज़। सेकेंड स्टेप क्या होगा, आपको इस टेम्परेचर में ले जाके थोड़ी देर होल्ड करना है। जैसे हमने इस टेम्परेचर में ले गए, फिर आपको क्या करना है, उस टेम्परेचर में होल्ड करना है ताकि पूरे मेटल में क्या बन जाए, अल्फ़ा फेज़ बन जाए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या कर देना है, तुरंत इस टेम्परेचर से तुरंत आपको क्या कर देना है, क्वांचिंग कर देना है, ठीक है। वाटर क्वांचिंग या ऑयल क्वांचिंग डिपेंड करता है, यहाँ से आपको क्या कर देना है, तुरंत क्वांचिंग कर देना है। अब जब आप क्वांचिंग करोगे ना इस टेम्परेचर से, तो क्वांचिंग से पहले कौन सा फेज़ था, यहाँ पे अल्फ़ा फेज़ था। तो जैसे ही मैं क्वांचिंग करूँगा क्या होगा, ये अल्फ़ा फेज़ जो है वो रूम टेम्परेचर में आ जाएगा,
ठीक है। यहाँ पे हम इतना क्वांचिंग कर रहे हैं, मतलब इतना फास्ट कूलिंग कर रहे हैं कि आपको यहाँ पे बीटा फेज़ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि क्वांचिंग से आपको बीटा फेज़ बनने के लिए जो टाइम चाहिए वो आप टाइम दे नहीं रहे हो। तो क्या बन जा रहा है, जो अल्फ़ा फेज़ है हाई टेम्परेचर में, वही अल्फ़ा फेज़ यहाँ पे लो टेम्परेचर में रिटेन हो जा रहा है, लो टेम्परेचर पे भी बन जा रहा है। ठीक है, तो इस अल्फ़ा फेज़ का नाम होता है मेटास्टेबल सुपर सैचुरेटेड सॉलिड सोल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं? अल्फ़ा को, जो फेज़ हमको क्वांचिंग के बाद मिलता है, जो भी फेज़ मिले उसको बोलते हैं मेटास्टेबल सुपर सैचुरेटेड सॉलिड सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे सुपर सैचुरेटेड क्यों बोल रहा है? सुपर सैचुरेटेड मतलब आपने क्या किया, अल्फ़ा फेज़ को यहाँ पे रूम टेम्परेचर में ला दिया ज़बरदस्ती। वो एक्चुअली में रहना नहीं चाहता है, वो तो अल्फ़ा और बीटा में कन्वर्ट होना चाहता है, लेकिन आपने क्वांचिंग करके क्या कर दिया, अल्फ़ा फेज़ को रूम टेम्परेचर में ला दिया, मतलब वो सुपर सैचुरेटेड है। ठीक है, दूसरा क्या है, मेटास्टेबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो स्टेबल फेज़ नहीं है उस टेम्परेचर में। मतलब अगर आप टेम्परेचर को फिर बढ़ाते हो उस मेटल का, तो वहाँ पे बीटा फेज़ बनना चालू हो जाएगा, मतलब वो मेटास्टेबल है। ठीक है, और टेम्परेचर नहीं बढ़ाते हो तो अल्फ़ा फेज़ ही बना रहेगा। ठीक है, अब इसमें जो थर्ड स्टेप क्या होगा, प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग में थर्ड स्टेप होता है वापस से आपको प्रेसिपिटेशन हीट ट्रीटमेंट करना, मतलब वापस से आपको हीट करना है मेटल को। मैंने रूम टेम्परेचर में क्वांचिंग कर दिया, अब वापस से आपको हीट करना है। ठीक है, ये जो लाइन है ना, इसके नीचे हीट करना है आपको, इसके ऊपर वापस हीट कर दोगे तो वापस अल्फ़ा फेज़ बन जाएगा, मतलब फिर सॉलिड सोल्यूशन बन जाएगा, है ना। वैसा हमको नहीं करना है, हमको क्या करना है, इस लाइन के नीचे कुछ टेम्परेचर तक आपको हीट करना है। जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पे T2 टेम्परेचर तक हीट किया, तो जैसे ही मैं T2 टेम्परेचर तक हीट करूँगा तो क्या होगा, धीरे धीरे जो बीटा फेज़ है ना वो प्रेसिपिटेट होना चालू हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि भाई आपने अल्फ़ा फेज़ तो रूम टेम्परेचर बना दिया था, बट वो ज़बरदस्ती का बना दिया था आपने क्वांचिंग करके, वो मेटास्टेबल फेज़ है, स्टेबल फेज़ नहीं है। तो इस अल्फ़ा फेज़ में से बीटा फेज़ बनना चालू हो जाएगा, ऐसे बीटा फेज़ का प्रेसिपिटेट बनना चालू हो जाएगा जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, इस तरीके से। ठीक है, ये प्रेसिपिटेट आपको मिलेंगे। ठीक है, अब यही जो प्रेसिपिटेट है ना, मेन आपका स्ट्रेंथ बढ़ाता है अलॉय का। कैसे बढ़ाता है? ये जो प्रेसिपिटेट है ना, डिसलोकेशन मूवमेंट को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, डिसलोकेशन मूवमेंट को ब्लॉक करेगा तो क्या होगा, मेटल का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग स्लो कूलिंग करके या एयर कूलिंग करके, एयर कूलिंग से हम इसको रूम टेम्परेचर में कूल कर लेते, तो आपको क्या मिल गया, फिर यहाँ पे प्रेसिपिटेट मिल गया बीटा फेज़। अब यही प्रेसिपिटेट जो है डिसलोकेशन मूवमेंट को ब्लॉक कर दिया, अब आपका स्ट्रेंथ बढ़ गया। ठीक है, तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट था प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग का। ठीक है, तो हर अलॉय में यही सेम चीज़ अप्लाई होता है। यहाँ पे भी वही सेम चीज़ दिया गया है जो मैं बता रहा हूँ। पहले आप सोल्यूशन हीट ट्रीटमेंट करना है, मतलब सिंगल फेज तक आपको हीट करना है, फिर आपको रैपिड कूलिंग करना है, इससे क्या बनेगा, मेटास्टेबल सुपर सैचुरेटेड सॉलिड सोल्यूशन बनेगा। फिर आपको प्रेसिपिटेशन हीट ट्रीटमेंट करना है, मतलब सुपर सैचुरेटेड सॉलिड सोल्यूशन को आपको हीट करना है। ठीक है, तो इससे आपको क्या मिलेगा, बीटा फेज मिलेगा प्रेसिपिटेट, यही आपको स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। ठीक है, इस डायग्राम में भी सेम दिया गया है। मान लीजिए आपका जो अलॉय था वो शुरू में ये वाला था, अल्फ़ा और बीटा फेज था इसमें। ठीक है, जब आपने इसको हीट किया तो आपको सिंगल फेज़ मिल गया अल्फ़ा, फिर जब आपने क्वांचिंग किया तो रूम टेम्परेचर में भी आपको अल्फ़ा फेज़ मिल गया। अब जब आप इसको वापस से प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग कर रहे हो, ये एजिंग दे रहे हो, तो आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर मिल गया। इस पर देखो ब्लैक डॉटेड डॉटेड है, वही प्रेसिपिटेट है बीटा फेज़, वही आपका क्या कर रहा है, स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है। ये एल्युमिनियम और कॉपर का फेज डायग्राम है, बहुत ही फेमस अलॉय है एल्युमिनियम कॉपर का, डुरालुमीन। ठीक है, इसमें एल्युमिनियम में 4% आपका कॉपर रहता है। ठीक है, ये आपका जो एरोप्लेन है, एयरक्राफ्ट है, उसका जो बाहर का जो पैनल है ना, इसी का बना होता है, डुरालुमीन का। क्योंकि इसका जो है ना स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो बहुत अच्छा होता है, मतलब वेट बहुत कम होता है, स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होता है इस डुरालुमीन अलॉय का। तो इसका स्ट्रेंथ इसी मेथड से बढ़ाया जाता है, प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग से। ठीक है, ये आपका फेज डायग्राम है, इसी में देख सकते हो। इसमें क्या करते हैं हम, आपका जो अलॉय रहता है एल्युमिनियम प्लस 4% कॉपर, उसको हम हीट करते हैं। ठीक है, ये वाले फेज डायग्राम में देखो, उसको हम पहले स्टेप में क्या करते हैं, ये जो 4% कॉपर प्लस एल्युमिनियम वाले अलॉय को हम हीट करते हैं अप टू 550 डिग्री सेल्सियस। तो आपको कौन सा फेज़ मिल जाता है भाई, अल्फ़ा फेज़ मिल जाता है, सिंगल फेज़। अब आप सेकंड स्टेप में क्या करते हो, सीधा इसको क्वांच कर देते हो, 550 में लेके होल्ड करके क्वांचिंग कर देते हो, तो आपको क्या मिल जाता है, सुपर सैचुरेटेड सॉलिड सोल्यूशन, है ना। तो रूम टेम्परेचर में आपको कौन सा फेज़ मिल जाता है, अल्फ़ा फेज़। अब आपको थर्ड स्टेप क्या करना है, वापस से रीहीट करना है, इसी को बोलते हैं एज हार्डनिंग। जब आप रीहीट करते हो लगभग 200 डिग्री सेल्सियस तक इसको रीहीट करते हैं, तो हमको मिल जाता है फाइन प्रेसिपिटेट। ठीक है, यहाँ पे प्रेसिपिटेट का नाम है थीटा फेज़। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दिया गया है, ये थीटा फेज़ आपको मिल जाता है। इसका शेप जो है वो टेट्रागोनल होता है, इसमें 52% कॉपर होता है और बाकी 48% एल्युमिनियम होता है। तो यही फेज़ जो है ना, थीटा फेज़, एक्चुअल में डिसलोकेशन मूवमेंट को ब्लॉक करता है और स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये एक और कर्व दिया गया है, यहाँ पे ये दिया गया है कि ये ना सुपर सैचुरेटेड सॉलिड सोल्यूशन को जब आप हीट करते हो तो ये प्रोडक्ट मिलता है। शुरू में ये आपका क्या है,
ये आपका सॉलिड सॉल्यूशन है। जैसे आप धीरे धीरे हीट करते हो ना तो ऐसे आपको प्रेसिपिटेट जोन मिलते हैं, ठीक है। ये शुरुआत है प्रेसिपिटेट जोन। उसके बाद आपको क्या मिलता है, इंटरमीडिएट मेटास्टेबल प्रेसिपिटेट, मतलब ये बहुत छोटे छोटे प्रेसिपिटेट है, इसमें थोड़ा सा उसका साइज़ बढ़ गया है, ठीक है। उसके बाद आपको प्रॉपर इक्विलिब्रियम प्रेसिपिटेट मिलते हैं जो एक्चुअल में आपका स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, ठीक है। ये टाइम के साथ, ये आपको क्या बता रहा है, टाइम के साथ जैसे आप एजिंग करोगे ना, हीट करोगे तो इस तरीके से प्रेसिपिटेट मिलते हैं और स्ट्रेंथ बढ़ता है। ये कर्व बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है। ये आपको क्या बता रहा है, ये इधर बता रहा है स्ट्रेंथ, ये लाइन आपका क्या बता रहा है, स्ट्रेंथ और हार्डनेस, और ये लाइन क्या बता रहा है आपका, एजिंग टाइम और टेम्परेचर। अब देखिए ये जो ग्राफ ऐसे ऊपर की ओर जा रहा है, फिर वो नीचे भी आ रहा है। ये क्या बता रहा है, देखो मतलब जब आप एजिंग कर रहे हो, मतलब उसको हीट कर रहे हो, एज हीट ट्रीटमेंट कर रहे हो, मतलब क्वांचिंग करने के बाद जब आप हीट कर रहे हो तो हीट करोगे ना तो धीरे धीरे उसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा अलॉय का, ठीक है। ऐसे बढ़ते रहेगा, फिर इसके बाद आपको एक पीक पॉइंट मिलेगा, उसके बाद वापस से स्ट्रेंथ और हार्डनेस घटना चालू हो जाएगा। अगर आप ये स्ट्रेंथ और हार्डनेस कब घटना चालू होगा, जब आप बहुत ज़्यादा टाइम तक उसको हीट कर रहे हो या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तक हीट कर रहे हो, ठीक है। इसको बोलते हैं ओवर एजिंग, मतलब आप बहुत ज़्यादा टाइम तक हीट कर दिए तो स्ट्रेंथ फिर घटने भी लगता है, ठीक है। तो ऑप्टिमम स्ट्रेंथ आपको इस पॉइंट में मिल रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे क्यों मिल रहा है, देखो शुरू में आपको क्या है, ये सुपर सैचुरेटेड सॉलिड सॉल्यूशन है। जैसे मैं हीट करना चालू करता हूँ तो धीरे धीरे आपको क्या बनता है, ऐसे प्रेसिपिटेट बनता है। तो शुरू में जो बनेगा ना वो अंडर एज्ड बनेगा, स्मॉल प्रेसिपिटेट बनेगा, बहुत छोटे छोटे प्रेसिपिटेट जो डिसलोकेशन मूवमेंट को ब्लॉक नहीं कर पाएंगे। फिर जैसे जैसे मैं टाइम देता हूँ उसको, तब आपको ये ऑप्टिमम पॉइंट मिलता है ना। यहाँ पे आपको जो प्रेसिपिटेट का जो साइज़ होता है ना वो एकदम प्रॉपर होता है, ना एकदम छोटा होता है ना एकदम बड़ा होता है, प्रॉपर यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ और हार्डनेस मिलता है। फिर अगर आप मान लीजिए फिर से हीटिंग करे ही जा रहे हो, ठीक है, हाई टेम्परेचर और ज़्यादा टाइम तक, तो फिर उसमें क्या होने लगता है ना, ये जो प्रेसिपिटेट बने हैं ना उसका साइज़ बढ़ने लगता है। जैसे मान लीजिए ये प्रेसिपिटेट बना, मान लीजिए ऐसे 3 प्रेसिपिटेट बना, अब यही मान लीजिए आपने बहुत टाइम तक ओवर एजिंग कर दिया, ये तीनों प्रेसिपिटेट मिलकर एक बड़ा प्रेसिपिटेट बना लेंगे ऐसा। तो ये जो बड़ा प्रेसिपिटेट अगर बढ़ेगा ना तो 2 प्रेसिपिटेट के बीच में गैप बढ़ जाएगा, क्योंकि भाई प्रेसिपिटेट का साइज़ बढ़ गया तो 2 प्रेसिपिटेट के बीच में गैप बढ़ जाएगा। तो गैप अगर बढ़ेगा 2 के बीच में तो डिसलोकेशन उस गैप से बाहर निकल जाएगा, गैप से होकर मूव करने लग जाएगा, तो स्ट्रेंथ आपका क्या हो जाएगा भाई, घट जाएगा। तो जो प्रेसिपिटेट है ना बहुत बड़ा होना चाहिए ना बहुत छोटा होना चाहिए, ठीक है। एक प्रॉपर साइज़ का प्रेसिपिटेट होना चाहिए और प्रॉपर स्पेसिंग होना चाहिए, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए उस प्रेसिपिटेट का, तब आपको जो है बहुत अच्छा स्ट्रेंथ और हार्डनेस मिलता है, ठीक है। तो ये जो कर्व है आपका एल्युमिनियम और सिल्वर के बीच है, इसमें भी देखिए ये कर्व ऐसे गया है, यहाँ पे भी आपको सिंगल फेज मिल रहा है, तो इसमें आपको ऐसे हीट करना है सिंगल फेज तक, ठीक है। तो फेज उसके 2 अलॉय के फेज डायग्राम पे आपको देख के समझ में आ जाएगा कि आपको किस टेम्परेचर तक हीट करना है, ठीक है। फिर क्वांचिंग के बाद उसका एजिंग टेम्परेचर क्या रखना है ना। तो उस अलॉय पे डिपेंड करता है, उसके फेज डायग्राम पे आपको देख के पता करना है कि आपको किस टेम्परेचर तक उसको हीट करना है, ठीक है। ये आपका एल्युमिनियम और कॉपर का डायग्राम है, ये तो आप देख चुके हैं, ठीक है। सीधा आप अब इसमें आ जाइए, ये है, ये आपका क्या है, सुपर सैचुरेटेड सॉलिड सॉल्यूशन बता रहा है। ये आपका थीटा फेस है, लेकिन ये अभी अंडर एजिंग है, मतलब इसका साइज़ अभी प्रॉपर नहीं है। ये आपका प्रॉपर साइज़ का प्रेसिपिटेट यहाँ पे आपको मिल गया। ये अब ये जो है आसानी से डिसलोकेशन मूवमेंट को ब्लॉक कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे भी यही दिया गया है। यहाँ पे देखो ये जीपी जोन 1 दिया गया है, ये जीपी जोन 1, ये नाम याद रखना आप। जीपी जोन 1 में ये क्या होता है, इनकोहेरेंट प्रेसिपिटेट होता है। जीपी जोन 1 क्या होता है, इनकोहेरेंट प्रेसिपिटेट, मतलब ये अभी अंडर एज है, मतलब एजिंग आपने चालू किया है बट उसमें प्रॉपरली थीटा फेज सही साइज़ का बन नहीं पाया है। इनकोहेरेंट है मतलब देखो यहाँ पे जो आपका प्रेसिपिटेट जो दिख रहा है ना वो दूर दूर है, मतलब ये मेन पार्टिकल के दूर दूर में बीच बीच में है प्रेसिपिटेट आपका, एकदम बीच बीच में है ना। ये आपका मेन आपका वो है एटम है और बीच बीच में प्रेसिपिटेट है। तो ये क्या है, इनकोहेरेंट है, कोहेरेंट नहीं है, तो इसको बोलते हैं जीपी जोन 1, इनकोहेरेंट है ना। ये इंटरस्टिशियल साइट्स पे मिलता है ये प्रेसिपिटेट। उसके बाद जब आप एजिंग करोगे, प्रॉपर एजिंग दोगे ना, तो आपको इस तरीके का मिलेगा कोहेरेंट प्रेसिपिटेट। यहाँ पे देखो ये किसी इंटरस्टिशियल साइट पे नहीं है, ये अपना एक अलग से वो बना लिए हैं, एक अलग से अपना प्रेसिपिटेट एरिया बन चुका है, इसको बोलते हैं कोहेरेंट प्रेसिपिटेट, ठीक है। इसको बोलते हैं जीपी जोन 2। तो ये होता है सब्स्टिट्यूशनल टाइप। तो ये जो जीपी जोन 2 है ना वो आपका प्रॉपर स्ट्रेंथ और हार्डनेस देता है, ठीक है। तो जब सही एजिंग टाइम और एजिंग टेम्परेचर दोगे ना तब आपको ये कोहेरेंट प्रेसिपिटेट मिलता है, ठीक है। अब ये कैसे आपका स्ट्रेंथ बढ़ाता है, क्योंकि ये डिसलोकेशन मूवमेंट, जैसे मान लीजिए डिसलोकेशन है तो ये इसको ब्लॉक कर देगा ये प्रेसिपिटेट, ठीक है। कई बार क्या होता है जब आप बहुत ज़्यादा लोड लगाते हो ना तो ये जो डिसलोकेशन है ना इसको 2 भाग में से तो काट करके बाहर निकल जाता है।
तो डिसलोकेशन अगर इसको काटता है प्रेसिपिटेट को, तो वहाँ पे भी आपको क्या चाहिए, प्रॉपर आपको लोड देना पड़ेगा, तब जाके ये जो डिसलोकेशन है ना, ये प्रेसिपिटेट को काट के बाहर निकलता है ऐसे कटिंग करके। ठीक है, तो कटिंग करने के लिए आपको प्रॉपर फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब स्ट्रेंथ लगा फोर्स दोगे ना तब जाके डिफॉर्म होगा ये। ठीक है, और कई बार क्या होता है, अगर जो प्रेसिपिटेट है बहुत हार्ड है तो वो उसको काट नहीं पाता, जैसे यहाँ पे डिसलोकेशन है, इसको कट करके बाहर निकल गया। ठीक है, तो बहुत हाई स्ट्रेस लगेगा इसको काटने के लिए। और मान लीजिए अगर वो बहुत मतलब जो आपका प्रेसिपिटेट है बहुत हार्ड है, उसको काट नहीं पाता है, तो आपका डिसलोकेशन लाइन क्या हो जाता है ना, ऐसे बेंड हो जाता है वहाँ से, ऐसे देखो ये डिसलोकेशन लाइन क्या हो गया, ऐसे बेंड हो गया, इसको काट भी नहीं पा रहा है, तो इससे और आपका स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ जाता है अगर ये ऐसे बेंड होता है तो, है ना। यहाँ पे इस कर्व में देखिए, ये कर्व आपका क्या बता रहा है, देखो इधर ये बता रहा है हार्डनेस और ये इधर बता रहा है टाइम का। अब यहाँ पे देखो, अगर आप 180 डिग्री में अगर आप एजिंग कर रहे हो मान लो, तो आपको ये वाला कर्व आपको मिल रहा है, ये एज हार्डनिंग कर्व आपको मिल रहा है, मतलब यहाँ पे पीक हार्डनेस क्या मिल रहा है, इतना मिल रहा है 180 डिग्री सेल्सियस में। वहीं अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस में कर रहे हो तो आपको टाइम तो ज़्यादा लग रहा है, ये टाइम ज़्यादा लग रहा है पीक आने में, लेकिन जो पीक आ रहा है हार्डनेस का वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। देखो 100 डिग्री सेल्सियस में आपको ज़्यादा हार्डनेस मिल रहा है, बट टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन हार्डनेस पीक आपको ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। ठीक है, और वहीं अगर आप 20 डिग्री में कर रहे हो तो देखो ये पीक अटेंड नहीं कर पा रहा है, इसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉपर टेम्परेचर कितना हुआ 100, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी नहीं रखना है, बहुत कम भी नहीं रखना है। ठीक है, एक सही फिक्स टेम्परेचर आपको चूज़ करना ज़रूरी है ना, प्रॉपर स्ट्रेंथ और हार्डनेस के लिए। ठीक है, ये भी कर्व आपका सेम वही चीज़ बता रहे हैं, इधर अंडर एज है, इधर ओवर एज है। ठीक है, ओके, तो ये था आज का मतलब प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग का लेक्चर। ठीक है, पूरा मैंने शुरू से लेकर आखिरी तक बता दिया, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि आपको ये जो लेक्चर है वो कैसे लगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।